अच्छा बच्चों, अगर कभी आपका पैर केले के छिलके पे पड़ा है, किसी ना किसी का तो पड़ा ही होगा। तो अगर हमारा पैर केले के छिलके पे पड़े तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि हम फिसल के गिर जाएंगे, ये तो कोई भी बता सकता है ना। और यदि हम अगर हम कोई बॉल है ना, अगर हम कोई बॉल बहुत तेजी से फेंके ग्राउंड पे तो क्या होगा? बॉल थोड़ी देर तो बहुत तेज जाएगी और उसके बाद क्या होगी? उसके बाद धीरे धीरे वो रुक जाएगी। ऐसा होता है ना। या हम वेट फ्लोर पे जब, या कोई स्मूथ फ्लोर है उस पे अगर हम चलें तो हमें गिरने का डर होता है ना। हम उतने अच्छे से नहीं चल सकते जितना हम किसी रफ फ्लोर पे चल सकते हैं, ऐसा है ना। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा होता है फ्रिक्शन की वजह से। तो अब तो आपको पता चल गया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे? इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन इसके बारे में समझेंगे, और लास्ट में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन होता क्या है। तो जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया आपको कि जब हम बॉल बहुत तेजी से ग्राउंड पे डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है? बॉल अपने से रुक जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो बॉल है और जो ग्राउंड है, इसके सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक, तो ये कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? इसका जो डायरेक्शन होता है वो जो हम जिस डायरेक्शन में बॉल को फेंक रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो अगर हमने ऐसे फेंकी बॉल तो इस डायरेक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन लगेगा, तो बॉल धीरे धीरे जाके रुक जाएगी। ठीक है, अब इसको हम और क्लियर तरीके से समझेंगे। ठीक, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उनके सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या समझेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या जानेंगे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब इस यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने एक बुक ले ली, ठीक है, और उस बुक को क्या किया? हमने टेबल पे स्लाइड किया, मतलब उसको खिसकाया बुक को। ठीक, तो मान लो हमने राइट डायरेक्शन में बुक को स्लाइड किया तो थोड़ी देर बाद जाके बुक फिर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर हम राइट डायरेक्शन में है ना बुक को स्लाइड कर रहे हैं और उसके, तो क्या होगा कि उसके अपोजिट मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन से फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। मतलब हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। और उसी तरह से अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन से बुक को मूव कराएंगे और उसको स्लाइड करके छोड़ देंगे तो उसके अपोजिट कौन सा डायरेक्शन, मतलब राइट डायरेक्शन से लगेगा। मतलब बुक थोड़ी दूर आगे जाके रुक जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अगर आप मान लो ऐसे बॉल है, मान लो ये हमारी बॉल है, अभी हमने बुक का दिया था, अब बॉल के बारे में समझते हैं कि मान लो हमने बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और हमने इस डायरेक्शन में बॉल को मूव कराया, मतलब बॉल का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? तो जैसे मैंने अभी बताया कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन पे बॉल का मूवमेंट है। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। ठीक, ये हो गया फ्रिक्शन। और ये क्या है? ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं यहां पर। ठीक, तो ये दो अपोजिट डायरेक्शन हो गए, ये फ्रिक्शन हो गया और इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं उसको, बॉल को फेंकने के लिए। ठीक, तो अभी आपको समझ में आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ। एक तो ये जो फ्रिक्शन है वो दोनों जो भी ऑब्जेक्ट है, मान लो बॉल है और वो ग्राउंड है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो फ्रिक्शन होगा। उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? जिस डायरेक्शन में हम बॉल को फेंक रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर हम बुक को टेबल पे स्लाइड कर रहे हैं तो किसके किसके बीच में लगेगा? तो बुक का सरफेस और जो टेबल का सरफेस है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फ्रिक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में हम बुक को मूव कराएंगे, मतलब स्लाइड करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए जब भी कोई चीज हम मूव कराते हैं तो वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उधर से एक फोर्स आता है और उसको रोक देता है। जैसे हमने यहाँ पर बुक को फोर्स लगा के मूव कराया तो थोड़ी देर बाद हमने फोर्स लगा के छोड़ दिया बुक को, तो बुक क्या होगी? आगे जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां से एक अपोजिट फोर्स जो है वो उस बुक के ऊपर लग रहा है, तो वो उसको रोक देता है।
यहाँ से हमने फोर्स लगा के उसको आगे किया, तो जब जब तक फोर्स रहा उस पर, मतलब जब तक उसकी एनर्जी रही तब तक वो आगे चलती रही, और उसके बाद वहां से रुक गई। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या जानेंगे, इसके बाद हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो आपको कभी लगता है क्या जो सरफेस पे हम अगर मान लो हम बहुत स्मूथ सरफेस पे किसी चीज को स्लाइड करते हैं, मान लो हमने बुक को ही किया, बहुत स्मूथ सी टेबल है, तो उस पर हमने जब स्लाइड किया तो बुक क्या है, बहुत तेजी से मूव करेगी आगे, है ना, स्लाइड करेगी बहुत तेजी से। लेकिन अगर वही बहुत रफ सरफेस है टेबल का, बहुत ज्यादा रफ है, तो उस पर क्या होगा, तो आप तो सीधे से बोलोगे कि उस पर धीरे से स्लाइड करेगी, होगा ये बात, है ना, उस पर उतनी तेजी से स्लाइड नहीं करेगी बुक। तो ऐसा क्यों है, तो इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई भी सरफेस है, ठीक है, कैसा भी सरफेस है, वो देखने में मान लो कितना भी स्मूथ लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज जरूर होती है। मतलब अगर ऐसा सरफेस है, ठीक है, हमें ऊपर से ऐसा दिख रहा है सरफेस, लेकिन अगर आप जब माइक्रोस्कोप से अगर किसी ऐसी चीजों से देखोगे जिससे वो बहुत बड़ा होके दिखे, मतलब माइक्रोस्कोप से, तो उसके अंदर आपको ऐसी ऐसी इररेगुलरिटीज दिखेगी। ऐसे तो सरफेस ऐसा दिखेगी, लेकिन अगर आप उसको बहुत क्लोज देखोगे या माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसी इररेगुलरिटीज हर सरफेस के ऊपर आपको दिखेगी। रफ सरफेस पे तो बहुत ज्यादा दिखेगी, और जो स्मूथ सरफेस है जिसपे जो हमें ऊपर से एकदम चिकना लग रहा है, मान लो मेटल का सरफेस है, तो हमें लगेगा ये तो एकदम स्मूथ है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसी इररेगुलरिटीज होती है। ठीक, अब ये मान लो ये हमारा सरफेस है जिसके अंदर ऐसी ऐसी इररेगुलरिटीज है। क्लियर। अब हमने इस पे क्या किया, एक बुक को स्लाइड कराया। ठीक, तो हमने बुक को स्लाइड कराया, तो जो बुक का सरफेस है इसमें भी इररेगुलरिटीज होंगी। ठीक है, तो इसमें भी इररेगुलरिटीज है और इसमें भी इररेगुलरिटीज है। अब जब ये दोनों इररेगुलरिटीज आपस में मिलेंगी तो क्या हो जाएगी, दोनों लॉक हो जाएंगी कि इसका भी सरफेस ऐसा है और इसका भी सरफेस ऐसा है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों लॉक हो जाएंगे। तो जब लॉक हो जाएंगे तो इनको आगे मूव करने में दिक्कत होगी। कैसे मूव होंगे जब लॉक हो गए, इसका मतलब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। क्यों, इस इररेगुलरिटी से इनको बाहर निकालने के लिए, जो ये लॉक हो गए, जो इंटरलॉकिंग हो गई, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पे फोर्स लगाते हैं, है ना। तो इस वजह से फ्रिक्शन होता है। आप समझ में आई फ्रिक्शन क्यों होता है। फ्रिक्शन इसलिए होता है कि जब दो सरफेस, मतलब दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच जब आपस में मिलते हैं तो उनके सरफेस में मैंने बताया इररेगुलरिटीज होती है, तो वो दोनों क्या होते हैं, वो इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इंटरलॉक हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। तो यही चीज क्या है, ये चीज फ्रिक्शन है, और इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ कुछ। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। मतलब इसमें अगर बहुत रफ सरफेस है तो बहुत ज्यादा इररेगुलरिटीज होंगी, तो उतने ही ज्यादा जो दोनों सरफेस आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, और उतने ही ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा चीजों को मूव कराने में, है ना। और अगर स्मूथ है तो इररेगुलरिटीज तो होंगी, अगर स्मूथ भी है सरफेस तो इररेगुलरिटीज तो होंगी, लेकिन रफ सरफेस से कम होंगी। क्लियर। तो रफ सरफेस में क्या होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है। तो स्मूथ सरफेस में अगर हमको कोई चीज मूव करानी है तो हमें कम एनर्जी की जरूरत होगी, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर रफ सरफेस होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर बात। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लो, अगर एक तो ये हो गया कि इररेगुलरिटीज है, रफ पे ज्यादा और स्मूथ में कम। इसके अलावा एक चीज और है कि अगर इस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है, अगर मान लो हमने कोई बॉक्स है, मान लो हमने एक बॉक्स ले लिया और वो खाली है, तो उसको मूव करने में हमको कम मेहनत लगेगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी बता देगा। लेकिन अगर उसके अंदर सामान भरा हुआ है तो हमको उसको मूव करने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भरा हुआ बॉक्स है उसमें उसको ज्यादा प्रेशर, उसमें ज्यादा प्रेशर हो गया, वो दूसरे सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा। मानो अगर भरा हुआ बॉक्स है और वो किस पे है, वो फ्लोर पे है, तो वो ज्यादा प्रेशर फ्लोर पे लगाएगा क्योंकि उसमें सामान है, और जो खाली है वो कम प्रेशर लगाएगा। तो जो ज्यादा प्रेशर लगाएगा उसमें ज्यादा फ्रिक्शन होगा, है ना। कि अगर दो इररेगुलरिटीज लॉक कर रही है एक दूसरे को, उसके ऊपर खूब कस के प्रेशर भी लगा दो, बहुत टाइट करके प्रेशर लगा दो, तो क्या होगा, वो बहुत टाइट हो जाएगा और फिर उसको फ्रिक्शन उसमें ज्यादा लगेगा।
और अगर ये खाली है तो उसमें उतना प्रेशर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा और उसको स्लाइड करने में हमको कम मेहनत की जरूरत है। ठीक, तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, जिसमें स्मूथ जो सरफेस होगा उसमें हमें उसका फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, और जो रफ सरफेस होगा उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझ लिया कि व्हाट इज फ्रिक्शन और कौन सा फ्रिक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। एक तो पहले हम एक बार और इसको समझ लेते हैं। जो फ्रिक्शन है वो दो ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम किसी फ्लोर पे अगर हम मूव करा रहे हैं तो उसके दोनों के सरफेस के बीच में जो भी फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन का फोर्स। ठीक है, और फ्रिक्शन के फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में हम चीजों को मूव कराते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम लेफ्ट में करा रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स, राइट में करा रहे हैं तो लेफ्ट में लगेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हुआ कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने समझा स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के बारे में। तो स्मूथ सरफेस में क्या होता है, स्मूथ सरफेस में बहुत कम इरेगुलरिटीज होती है ना, होती हैं, ये तो होती है। स्मूथ सरफेस में कम इरेगुलरिटीज होती है जिसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है, और जो रफ सरफेस होता है उसमें दोनों में इरेगुलरिटीज जो होती है वो ज्यादा होती है ना। तो ऑब्जेक्ट जो भी है वो अगर दूसरे सरफेस पे अगर मूव कर रहा है तो दोनों के जो इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जाएंगे, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, उसी तरीके से प्रेशर भी है, वो भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है ना, वो भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे कि अगर ज्यादा प्रेशर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सब बातें अभी तक हमने समझ ली। अब इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन और लास्ट में फ्लूइड फ्रिक्शन। अभी इस क्लास में हम सिर्फ इसके नाम के बारे में जानेंगे, इसके डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम कब पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी बस हम इतना समझ लें कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में कौन से 4 टाइप्स के फ्रिक्शन हो गए, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। ठीक है, तो ये 4 टाइप के फ्रिक्शन है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है कि जब कोई चीज रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और जब उसको मूव करना होता है, ठीक है, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कि मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है जमीन पे, है ना, तो उसमें वो रेस्ट पे है, तो जब हम उसको पुश करेंगे या उसको हम मूव कराएंगे तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे नाम से पता है कि अगर कोई चीज स्लाइड कर रही है ना, मूवमेंट में है, मोशन में है, और जब वो स्लाइड कर रही है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन वो होता है कि जब कोई चीज रोल कर रही हो, है ना, जैसे व्हील है वो रोल कर रहा है, तो उससे जब कोई फ्रिक्शन लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, तो वो क्लास भी आप जरूर देखना। ठीक है, लास्ट में क्या है, लास्ट में है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन किसकी वजह से लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वो गैसेस और लिक्विड, है ना, इसके ऊपर लगता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, गैसेस और लिक्विड की वजह से। ठीक, तो अभी आप इस क्लास में बस इतना समझ लो और नेक्स्ट क्लास में हम उसको और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से फ्रिक्शन को समझ लिया है, जिसमें हमने क्या क्या समझा, जिसमें हमने इसको इंट्रोडक्शन समझा, फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझा, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन समझा, और लास्ट में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और अगर आप इस क्लास में नए हो तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है और बेल बटन दबाना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, है ना। और आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, जिससे और बच्चे भी इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रिक्शन के बारे में और आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।